हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। आज मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डाउट आ रहा है। तो देखते हैं आज इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड आई एम श्योर कि एक बार आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इनकेस तो भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हम ये देखेंगे। किस तरीके से हम इक्वेशंस को लिखते हैं और किस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ये सब हम आज इसमें देखेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं डेली लाइफ के जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मिल्क को अगर आप समर्स के दिन रात में छोड़ दीजिए, आप फ्रिज में नहीं रखा, आपने बाहर ही रखा, छोड़ दिया दूध, तो समर्स में आप देखते हैं कि सुबह उठते हैं तो दूध खराब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आपने लोहे की कोई भी चीज़ है, या आयरन का तवा है, या नेल है, या पेन है, अगर उसको आप कुछ समय के लिए बाहर ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो उसमें हवा का, मॉइस्चर का असर पड़ जाता है और उसमें जंग लग जाती है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं, अगर उनको फ्रिज में नहीं रखोगे तो फर्मेंट हो जाते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है। खाना पकते हुए हमने देखा है गैस पे चढ़ाते हैं, उसी तरीके से अगर खाना को हम खाते हैं तो वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन इस डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करके क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो हमने देखा इन सारी सिचुएशन में किसी न किसी तरीके से जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी बदली, कुछ बदलाव इन सब्सटेंसेस में आया, और जो बदलाव इनमें आया इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। हर ही केस में हर इनिशियल सब्सटेंस की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी में बदलाव आया है। जैसे जो लोहे की चीज़ें थी उनमें जंग लग गया, दूध बाहर रख दिया तो वो ख़राब हो गया, हमने खाना गैस पर चढ़ाया तो वो पक गया, खाया तो डाइजेस्ट हुआ, यानी कि इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous class। आपको छोटी क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर पहले ही पढ़ा चुके हैं, है ना, कि दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मतलब जो चेंजेस होते हैं उनको ब्रॉडली हम टू कैटेगरीज में डाल देते हैं, एक फिजिकल हुआ, एक केमिकल हुआ। क्या होता है, जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, राइट। फिर दूसरा डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता जबकि केमिकल चेंजेस में बनता है। और क्या होता है, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं जबकि केमिकल चेंज अधिकतर इररिवर्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी तरीके से जब केमिकल चेंज होता है तब केमिकल रिएक्शन होता है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी chemical change होता है तो हम कहते हैं कि chemical reaction हुई है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। लेकिन आखिर ये chemical reaction होता क्या है, चलो हम इस chemical reaction को इस एक्टिविटी से हम समझते हैं। इन्होंने एक्टिविटी नंबर 1 दी है 1.1। इसमें इन्होंने बोला है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा और उसको अच्छे से सैंड पेपर से रब कर लो। क्यों सैंड पेपर से रब किया है, ताकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोई भी गंदगी है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ है तो वो हट जाए, है ना। फिर होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। फिर इस तरीके से चमटी से इसको पकड़ो रिबन को और बर्नसन बर्नर या स्प्रिट लैम्प के आगे रख के इसको जलाओ। जब इसको बर्न करोगे तो आप देखोगे वाइट कलर का ऐश जो राख होती है, पाउडर होता है, वो जब ये रिबन जलेगा ना तो वाइट कलर का पाउडर बनेगा जो कि नीचे आप वॉच ग्लास में आप उसको इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, वॉट यू ऑब्जर्व, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white light and changes into white powder। हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो था कि वाइट फ्लेम उसकी आई, उसमें से dazzling white फ्लेम आई और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ये जो वाइट पाउडर था ये किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था। कौन सा पाउडर बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैग्नीशियम को आपने बर्न किया तो हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन से बर्न करके इसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना लिया। इसी का वो वाइट पाउडर आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब इन्होंने दूसरी एक्टिविटी करी है। टेक अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट सोल्यूशन ले लो। ठीक है,
फिर आप क्या करो, ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू इट। आपने लेड नाइट्रेट लिया और उसमें आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे तो ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, ठीक है, एट द बॉटम। तो इसमें आपने देखा जब आपने दो चीज़ों को मिलाया तो एक नया सब्सटेंस बन गया। फिर तीसरी एक्टिविटी ये बता रहे हैं, तीसरी एक्टिविटी में क्या करना है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक कोनिकल फ्लास्क जैसे ये डायग्राम में दिखा रहे हैं उसमें या टेस्ट ट्यूब में आप कुछ जिंक के दाने ले लो, ग्रेन्यूल्स ले लो। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस। थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपको कुछ महसूस होगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर कुछ असर हो रहा है। हाँ, हम देखेंगे कि बबल्स निकल रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के, क्योंकि क्या होता है जिंक के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगी और ये क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। और जो जिंक होगा वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है तो इसी के बबल्स हमको जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ देखने को मिलेंगे। टच द कोनिकल फ्लास्क ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो उसमें कुछ चेंज दिखेगा। हाँ, ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये गर्म हो जाएगा, यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में या जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी of the following observation help us to determine whether a chemical reaction takes place। तो अगर कुछ भी इन चारों में से कोई भी एक बदलाव अगर आपको देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि या तो स्टेट बदल जाए, है ना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में या लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए तो समझ में आता है कि हाँ भाई रिएक्शन हुआ है। जैसे आपने देखा कि जब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आप मिलाते हो तो आपका वाटर बनता है, H2O बनता है ना। इस केस में क्या होता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये जो वाटर जो बना वो क्या बनती है, वो लिक्विड बनती है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट बदला यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरी चीज़ चेंज इन कलर, अगर आपको कलर बदलता हुआ दिख रहा है, जैसे आपने सबसे पहले एक्टिविटीज़ में देखा था कि जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वाइट कलर का पाउडर बना था, ठीक है। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, या आपने सेकंड एग्जाम्पल में भी देखा था कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था तुम्हारा लेड आयोडाइड का, यानी कलर चेंज हुआ था। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड, आपने देखा किसी प्रकार की गैस इवॉल्व हुई, जैसे आपने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल देखा या जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल देखा आपने कि उसमें गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। या चेंज इन टेम्परेचर, मतलब आपका जो फ्लास्क था वो गर्म हो गया था, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई थी, टेम्परेचर बढ़ गया था। तो अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि स्टेट बदला है, आपको लग रहा है कि उसका कलर बदला है, या आपको लग रहा है किसी प्रकार की गैस निकली है, या आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बदला है, या तो गर्म हो गया है या ठंडा हो गया है आपका एपरेटस, तो आप समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये चार चीज़ों से हमको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ओके, as we observe the changes around us, we can say that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। हम लोग इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, हम देखते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते रहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से इनको हम सिम्बल्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशंस, बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ तो केमिकल इक्वेशंस ही लगती हैं। इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, हालांकि वो वीडियो में क्लास 8th का है, लेकिन बिल्कुल उसमें बेसिक्स सिखाया गया है। अगर आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स नहीं आते, वैलेंसी नहीं आते, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और डिटेल में समझने के लिए। फिलहाल इसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस, Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। हमने एक्टिविटी 1 में क्या देखा था, हमने एक्टिविटी 1 में देखा था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को आपने बर्न किया था तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो आपने इसको आपने वर्ड्स में लिखा, मैग्नीशियम पूरा लिखा, ऑक्सीजन पूरा लिखा, और फिर जो बना वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो जब आप वर्ड्स में लिखते हो सारी चीज़ें तो उसको कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन। It can be written in the simplest way to do this, to write it in the form of a word equation। या तो आप ये पूरा सेंटेंस लिखो कि when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted into magnesium oxide, या तो आप पूरा सेंटेंस में लिखो, या इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ नाम लिख दो कि मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है, ये वर्ड इक्वेशन कहलाती है। कभी कोई भी इक्वेशन होती है उसमें ये वाला जो साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और एरो के दूसरे तरफ वाला साइड राइट हैंड साइड कहलाता है। तो रिएक्शन में एक LHS साइड होता है एरो के और फिर एक RHS साइड होता है। जो आपके रिएक्टेंट्स है, मतलब जो चीज़ आपके आपस में रिएक्ट होने वाली है, जैसे इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स है ना, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में आते हैं, प्रोडक्ट सारे राइट हैंड साइड में आते हैं। प्रोडक्ट भी अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो हम प्लस साइन से हम कितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा आपका राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आपका एक एरो आता है, मतलब रिएक्टेंट यहाँ लिखोगे फिर एरो लगाओगे, ये प्रोडक्ट, तो ये बताता है कि ये रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हुई और ये वाला प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसमें आपने पूरे नेम लिखे हैं, मैग्नीशियम पूरा लिखा है, ऑक्सीजन पूरा लिखा है, फिर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, तो इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसी वर्ड इक्वेशन को अगर हमने मैग्नीशियम की जगह, पूरा मैग्नीशियम की जगह हमने मैग्नीशियम का अगर हमने सिंबल लिख दिया होता, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन की जगह अगर हमने O2 लिख दिया होता, ठीक है, और हमने लिख दिया होता कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी अगर हमने फॉर्मूला लिख दिया होता तो फिर ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो इसी वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबल्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तो फिर ये क्या कहलाती है, ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, The reactants are written on the left hand side, हम पढ़ चुके हैं, with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. तो arrow हमारे direction of reaction बताता है। तो वर्ड इक्वेशन क्या हुई, जब आपने उसका नाम लिखा और आपकी वो क्या हुआ, आपकी इक्वेशन क्या होती है जब आप उसको सिंबल्स और फॉर्मूले के द्वारा लिखते हो। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस हम कैसे लिखते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हमने जब पूरा वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब इस पूरे सेंटेंस को हमने वर्ड्स के रूप में या उनके सिंबल्स के रूप में लिखा तो फिर इसको क्या कहेंगे, हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि जब भी हम कोई इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के और जो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हर एक एटम के, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे इस वाली इक्वेशन अगर आप देखोगे Mg + O2 गिव राइज टू MgO, इस वाली इक्वेशन में आप देखोगे कि आपका मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पे 2 है और लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में डिफरेंट है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन नहीं है। और हमको बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, that is the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। मतलब जितना तुम्हारा टोटल मास तुम्हारा रिएक्टेंट में है उतना ही मास तुम्हारा प्रोडक्ट में भी आना चाहिए, यानी कि वो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, जैसे इस केस में इक्वेशन को आपने बैलेंस नहीं किया, तो ये कहलाती है स्केलेटल इक्वेशन। लेकिन जब हम इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस कर लेते हैं तो फिर इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं अपना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम जब फॉलो करते हैं तो हमको बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखनी पड़ती है। बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है बहुत से बच्चों को, लेकिन बैलेंसिंग
प्रैक्टिस चाहती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से आप बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने ये वर्ड इक्वेशन दी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। अब हमने क्या किया, इसके सिंबल्स लिखे। जिंक का सिंबल क्या हुआ, Zn, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखते हैं, H2SO4। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 लिखते हैं। फिर जो बना जिंक सल्फेट, उसको हमने लिख दिया, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, इसका केमिकल, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसका भी एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे। अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाए। फिलहाल जिंक को हमने Zn लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा और हाइड्रोजन को H2 लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग के लिए इस तरीके से हम बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, बॉक्स ऐसा बना लेते हैं। इसमें कौन कौन से, इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो जिंक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है और फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे जिंक कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड से हम जिंक देखेंगे कितना है 1, तो हमने राइट हैंड साइड में भी 1 लिख दिया। फिर हाइड्रोजन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2, हमने 2 लिख दिया। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 नंबर लिखा है, इसलिए 2 लिख दिया। फिर हम सल्फर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो 1 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो इस केस में आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है बिल्कुल बराबर है, हर एक एलिमेंट का है, 1 1 2 2 1 1 4 4, सब चीज़ बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई, जैसे ये वाला एग्जांपल है, आयरन प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 और हाइड्रोजन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है 1, जबकि राइट हैंड साइड में आयरन 3 हो गया। फिर आपने देखा कि हाइड्रोजन है आपके 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 है, चलो ये तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में कितने हो गए 4, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर नहीं है। तो हम इसको कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, हम इसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे जैसे इन्होंने बनाया है, और हमने जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इक्वेशन में, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके हम लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आइटम्स हैं और राइट हैंड साइड में जितने भी आइटम्स हैं वो लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, जब आप नया जब आप सीखते हो तो आप क्या करते हो कि आप इस हर एक उसके अंदर एक बॉक्स बना लेते हो। बॉक्स इसलिए बना लेते हो क्योंकि हमको इसके फॉर्मूला अंदर से बदलना नहीं है। ये Fe3O4 लिखा, ये Fe3O4 ही लिखेगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारा जो भी बदलाव आएगा हम इसके आगे नंबर लिख के, इसके आगे नंबर लिख के, इसके आगे नंबर लिख के, इसके आगे नंबर लिख के इसको चेंज करेंगे। हम इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसको नहीं बदलते हैं। इसलिए हम क्या कर लिया, हमने बॉक्स बना लिया ताकि जो चीज़ जैसी लिखी है वो वैसी लिखे। हम इसको बैलेंस करेंगे सिर्फ आगे नंबर लगा के और बदल के, ठीक है। तो जैसे आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, आयरन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। आपने देखा कि आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है जबकि राइट हैंड साइड में भी 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है जबकि राइट हैंड साइड में 4 है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसा एक कंपाउंड उठाओगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है। तो इस वाले केस में हमने क्या लिया, Fe3O4 ले लिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, इस Fe3O4 में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, हम उसको उठाएंगे। हमने ऑक्सीजन को उठाया तो ऑक्सीजन कितने 4, तो हम शुरुआत ऑक्सीजन से ही करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि हमने देखा कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 लाने के लिए हम यहाँ पर 4 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। तो हमने इसके आगे 4 लिख दिया, तब ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हो गया और राइट हैंड साइड में 4 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 लिखा तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, जबकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है। तो ये 4 2 8 हो गया, तो उसको भी 8 करना ज़रूरी है। तो हमने फिर क्या किया, हाइड्रोजन के इस साइड भी हमने 4 लिख दिया, तो अब ये भी 4 2 8 हो गया। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब रह गया हमारा क्या, आयरन। अब आयरन इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, तो इस साइड इसको 3 करने के लिए हम इसके आगे यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से जब आप उसको 3Fe + 4H2O लिख दोगे
तो आपका क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2 बन जाएगा, राइट। और आपकी ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। 3 आयरन इधर है, 3 आयरन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 2 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 2 8 हाइड्रोजन इधर है, और इस तरीके से ये आपकी पूरी जो इन्होंने इतना सब कुछ लिखा है वो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने बताई है कि आप सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा जो कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स है आप उसको चूज़ करो, फिर उस कंपाउंड में जिसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स है वो वाला एलिमेंट ले लो, सबसे पहले आप उसको बैलेंस करो, जब वो बैलेंस हो जाए तो आप बाकी के एक एक करके आप बैलेंस करोगे, तो आपका इस तरीके से आपका पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और आप देखो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई, Fe प्लस 4H2, नहीं अभी इन्होंने अनबैलेंस्ड है, 5th स्टेप में इन्होंने फिर आयरन के आगे भी 3 लगा दिया, और ये इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई जो हमने भी निकाल ली, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, इसको बार बार आप नंबर आपको देखना पड़ता है कि कौन से नंबर से हम करें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या होता है, वैसे जनरली तो हम फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ इक्वेशन को हमको एकदम डिटेल में लिखना पड़ता है और उसमें हमको उनकी स्टेट के बारे में बताना पड़ता है कि जो भी हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिए हैं वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड में है कि गैस में है कि उनका सोल्यूशन हमने वाटर में बनाया है। तो हर चीज़ का लिए एक सिंबल देता है। जैसे अगर कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में होगी तो उसका सिंबल S होगा, लिक्विड में होगी तो उसका सिंबल L होगा, गैशियस में होगी तो G होगा, और अगर उसको वाटर में सोल्यूशन बनाया है तो आप एक्वस का A³ आप कर दोगे, ठीक है। जैसे इस वाली इक्वेशन देखो, आयरन सॉलिड है तो इन्होंने ब्रैकेट के अंदर S लिख दिया, यानी कि सॉलिड है आयरन। वाटर तुम्हारा यहाँ पे वाटर नहीं, इन्होंने स्टीम ली है इसलिए इन्होंने ब्रैकेट के अंदर G लिख दिया, इससे पता चल जाएगा ये स्टीम है, ये वाटर नहीं है। फिर क्या हुआ, जो Fe3O4 बना वो भी सॉलिड बना तो इसके आगे भी S लगा दिया, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई वो भी गैस है इसलिए इसके आगे G लगा दिया। तो इस तरीके से जब हम इक्वेशन को और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम साथ साथ में उसके फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इस वाली इक्वेशन में किया है। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, और गैस के लिए G, और एक्वस सोल्यूशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, AQ। हाँ, इसके अलावा जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कभी कभी हम रिएक्शंस की कंडीशंस भी लिखते हैं। मतलब ये एक रिएक्शन कितने प्रेशर में हुई, क्या प्रेशर रखना है, क्या टेम्परेचर रखना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है रिएक्शन में। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एरो होता है उसके ऊपर हम कंडीशन लिख देते हैं। जैसे इस वाले केस में आप देखो इन्होंने एरो के ऊपर 340 ATM लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया तो हमको प्रेशर रखना है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें रखना है, तब जाके आपका ये CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, जो कि लिक्विड बनेगा। तो ये रिएक्शन में आप देख रहे हो कि इन्होंने कंडीशंस भी लिखी हैं, इन्होंने स्टेट भी लिखे हैं, और इन्होंने इनकी जो वो है इक्वेशन वो बैलेंस्ड भी है। तो ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन कहलाएगी। वैसे ही उन्होंने ये दूसरी इक्वेशन दी है फोटोसिंथेसिस वाली कि 6CO2 जब 12H2O से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि जो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सनलाइट भी होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब आपका ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर बनता है। तो ये इस तरीके की कंप्लीट इक्वेशंस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई क्या टेम्परेचर रखना है, क्या प्रेशर रखना है, क्या कैटलिस्ट रखना है, वो हम इसके ऊपर, इस एरो के ऊपर नीचे हम लिख लेते हैं और हमको पता चल जाता है कि क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इक्वेशन देख के ही हमको सारी जानकारी मिल जाती है कि आखिर इसमें क्या था। नाउ अब इन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगी अगर आपको नहीं आते हैं। अभी हम टेक्स्ट को कंप्लीट करते हैं ताकि आपको चैप्टर पहले क्लियर हो। एक बार चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको वैसे भी आ जाएंगी, वरना मैं इस जो ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, रिएक्टेंट्स कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ से लिखते हैं, किस तरीके से उनके स्टेट हम मेंशन करते हैं, कंडीशंस हम कैसे मेंशन करते हैं, बैलेंस क्यों करना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, ये सब चीज़ हमने सीखी हैं। अब आगे हम इसमें देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कई प्रकार की होती है। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन आइटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, राइट, तभी तो नया प्रोडक्ट बनता है ना। केमिकल रिएक्शन में हमेशा कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, तभी तो एक नया प्रोडक्ट बनता है
है ना। तो केमिकल रिएक्शंस में हम तो जब नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है, तो इस प्रकार से जो रिएक्शंस होती है वो 4 प्रकार की हो सकती हैं, है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, राइट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। इसके बाद फिर हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके केस में यहीं तक है, आपको 4 और 5 रिएक्शन ही पढ़नी है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन क्या होती है, राइट। तो सबसे पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए कॉम्बिनेशन मतलब हो रहा है चीज़ें आपकी कंबाइन हो रही हैं, कंबाइन मतलब ऐड हो रही है। इसको समझाने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की है। इन्होंने क्या किया कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखा करो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है या क्विक लाइम का फॉर्मूला लिखो। तो अगर उन्होंने क्विक लाइम बोल दिया ना तो फटाफट CaO लिख दो, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। तो दोनों नाम याद रखा करो, कॉमन नेम क्या है और उसका केमिकल नेम क्या है। तो उन्होंने बोला एक बीकर लो, उसमें थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। अब इसमें धीरे धीरे से आप पानी ऐड करो और थोड़ी देर के बाद आप बीकर को टच करके देखना। आप देखना कि आपको लगेगा कि कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, या तो बीकर गर्म होगा या बीकर ठंडा होगा। तो करके देखना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में थोड़ा सा आप वाटर डालोगे तो आप देखोगे कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो इससे रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। CaOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो CaO को आप क्या बोलते हो, क्विक लाइम। तो CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हो आप, स्लेग लाइम। दोनों के फॉर्मूला याद रखना, दोनों के कॉमन नेम याद रखना और फॉर्मूले याद रखना। ये भी कभी कभी हमारा MCQs में पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द फॉर्मूला विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लेग लाइम। फिर 4 प्रकार के फॉर्मूले लिख देंगे, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3 और एक और कोई लिख देंगे और आपको फिर टिक करना पड़ेगा कौन सा सही है। तो आप याद रखो। हाँ, तो क्या था ये, इसमें एक बीकर है, उसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर डाला और उसको देखो क्या हुआ। तो क्या होता है, क्विक लाइम आपका स्लेग लाइम में बदल जाता है। और जब बीकर को टच करके देखोगे ना तो बीकर गर्म हो गया, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हुई। यानी कि जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। 2 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है जब आपकी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब आपको उसको रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो आपका जो कंटेनर होता है वो उल्टा ठंडा हो जाता है, जबकि एक्सो में कंटेनर गर्म हो जाता है। इस केस में आप देखोगे टच करके तो आपका कंटेनर गर्म हो जाएगा, यानी कि हीट रिलीज हुई है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि क्विक लाइम है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि सिंपल आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक रूट इक्वेशन होती है, एक बेसिक इक्वेशन क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि आपके रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक बनता है ना। तो A + B गिव राइज टू C। तो अगर ऐसी इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक बना, तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। तो यहाँ पे यही बोला है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के कंबाइन होने से, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इसकी रूट इक्वेशन क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जो रिएक्टेंट होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इन्होंने एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ
1.13 इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। जो स्लेगलाइम बना है ना पहली रिएक्शन में, स्लेगलाइम कौन सा बना है, ये स्लेगलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग यूज़ करते हैं अपनी दीवारों को वाइट वॉश करने के बाद। क्या होता है कि जब हम स्लेगलाइम यानी कि CaOH होल्टोइस को वाइट वॉश करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, और हमारे जो बाहर का जो वो पेंट है ना उसमें एक अच्छी सी चमक आ जाती है, एक शाइनी फिनिश हमारी वॉल्स में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्लेगलाइम का इस्तेमाल करते हैं बाहर वाइट वॉश करने के लिए। अच्छा, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो फॉर्मूला है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, और यही फॉर्मूला आपका मार्बल का भी होता है। जो मार्बल आपके घरों में फ्लोर्स में लगे रहते हैं ना मार्बल, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, क्या, CaCO3। ठीक है, तो अगर आपका CaCO3 लिखा है तो दोनों चीज़ें हो सकती है, मार्बल भी हो सकता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ये दो चीज़ें इसकी होती हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। इन्होंने और एग्जाम्पल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखो इस वाले केस में भी आपके रिएक्टेंट दो हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना रहा है। तो ये लोग क्या कहेंगे, पूछ लेंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल्स को आपको देना पड़ेगा, या क्या करेंगे ये लोग, इक्वेशन को लिख देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप देखना, अगर सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है ना, जैसे इस केस में, दूसरे वाले केस में भी आप देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो आंख बंद करके लिख दो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, in simple language we can say that when two or more substances, elements or compound combine to form single product, the reaction is called combination reaction। वही चीज़, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या आपस में रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। Reactions in which heat is released along with the formation of product is called exothermic reaction। और जिस रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ये भी पूछे जा सकते हैं। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम अगर ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आप जब रेस्पिरेशन करते हो तो आपका फूड ऑक्सीडाइज होता है, तब भी आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into similar substances. For example, rice, potato, bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process which we will study in chapter 6। तो इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, तो खाना फिर क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और जो हमने ऑक्सीजन ली है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो इस डाइजेस्टेड फूड से कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज़ करती है। ठीक है, और जब एनर्जी रिलीज़ करती है तो हीट भी रिलीज़ होती है, और इसलिए हम कहते हैं कि आपका रेस्पिरेशन या डाइजेशन दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Now, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने एक्सोथर्मिक का क्या दिया है कि जब हम वेजिटेबल मैटर बता, जो छिलके विलके होते हैं ना सब्जी के, फल के, इसको हम कंपोस्ट बनाने के लिए छोड़ देते हैं ना, सड़ने की, गलने के लिए, ताकि वो खाद बन जाए, तो तब भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, इसको आप अच्छे से याद करना। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल प्रोडक्ट ही होगा, बस इस पे ध्यान दो, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल होता है, और प्रोडक्ट जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये बेसिक इक्वेशन होती है डिकम्पोजिशन की। कॉम्बिनेशन की हमने देखी थी, जो रिएक्टेंट होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक बनता है ना। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ये चीज़ उल्टी हो गई, आपका रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा है। यानी कि डिकम्पोजिशन मतलब ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना। एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया तो उसको कहते हैं डिकम्पोज हो गया, है ना, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको इन्होंने एक एक्टिविटी से समझाया है। इन्होंने बोला कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लो, कि क्रिस्टल्स ले लो। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो आप देखना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर बदलेगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प एज शोन। फिर इसको हीट करो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। आप देखना कि हीट करने में इन क्रिस्टल्स का कलर कैसे बदल रहा है। देखो, जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लोगे ना तो वो ग्रीन कलर के होंगे,
ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो पहले तो ये वाइट हो जाएंगे और फाइनली ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, जब आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लिया तो पहले तो ये वाइट कलर के होंगे, जो कि ग्रीन होते हैं। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, पहले तो वो वाइट होंगे और फिर आप जब उसको अच्छे से पूरा हीट कर दोगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur, है ना। जब फेरस सल्फेट आप करोगे तो आपको एक सल्फर की स्मेल आएगी। सल्फर की स्मेल होती है सड़े हुए अंडों की स्मेल जैसी होती है ना, रॉटन एग, इसको कहते हैं रॉटन एग की स्मेल निकलती है। सड़े हुए अंडों से जैसी स्मेल आती है, सल्फर जब बर्न होता है तो वैसे ही स्मेल आती है। तो फेरस सल्फेट एक सल्फर का कंपाउंड है, इसलिए जब इसको आप बर्न करोगे तो कलर तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में आपको सड़े हुए अंडे जैसी बदबू भी आएगी। इससे समझ लो कि सल्फर की कोई चीज़ें निकल रही हैं। और क्या निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड में निकल रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रही है, तो इसकी वजह से वो बदबू आएगी और कलर आपका ग्रीन से वाइट होगा, वाइट से फाइनली रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो आप देख रहे हो इस इक्वेशन में आपका रिएक्टेंट कितना था? आपका रिएक्टेंट सिर्फ एक है, राइट, सिर्फ FeSO4, सिर्फ एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बन गए? 1 2 3, यानी कि एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विकलाइम भी कहते हैं और इसी को हम सीमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, अगर किसी भी कंपाउंड को आपको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है और उसके लिए आपको हीट देनी पड़े, उसको गर्म करना पड़े, तो फिर हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? थर्मल। थर्मल शब्द का मतलब होता है हीट। अगर किसी बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में तोड़ने के लिए उसको गर्म करना पड़ रहा है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो फिर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड इसका हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इस वाले केस में कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तब आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन का यहाँ दिया है। इन्होंने बोला है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लो एक बॉइलिंग ट्यूब में और होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। और इस बॉइलिंग ट्यूब को आप टोंग से पकड़ो, उसको गर्म करो। व्हाट यू ऑब्जर्व? क्या देखोगे? यू विल ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, है ना। जब तो आपने लेड नाइट्रेट को आपने क्या लिया है? लेड नाइट्रेट लिया है। ठीक है, अब जब आपने इसको गर्म किया तो आपको रेडिश ब्राउन, एक ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। ये धुआं किसका होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है उसका कलर ब्राउन होता है, इसलिए जब तुम लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ब्राउन कलर का धुआं उड़ता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। यानी कि तुम्हारा लेड नाइट्रेट जो है, जो एक बड़ा कंपाउंड है, वो छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो इसमें भी देखो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस लिखते हैं इसको, स्टेट इसका सॉलिड है, इसको हीट किया, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो आपका लेड ऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आपको ब्राउन फ्यूम्स दिख रही थी, क्योंकि ये निकल रही थी। ठीक है, तो आपने देखा आपका जो रिएक्टेंट है वो एक है, जबकि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? 1 2 और 3 प्रोडक्ट बने, राइट। तो एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इन्होंने और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन्होंने एक्टिविटी दी है 1.7। इन्होंने कहा इस तरह से एक एपरेटस लो, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, एक कैथोड एक एनोड लगा दो, इसमें वाटर ले लो और फिर इसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दो। हमने क्यों सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे डाली हैं? क्योंकि आपको पता है जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड कर देते हैं तो फिर ये एसिडिफाइड वाटर बन जाता है। अब हमने दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। आपको पता है इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, कैथोड नेगेटिव वाला जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड कहलाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो एनोड कहलाएगा। ठीक है, तो आपने बीकर में पानी लिया, पानी में कुछ बूंदे आपने सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, आपने अपने इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करा और इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो आप देखोगे कैथोड और एनोड दोनों के पास बुलबुले उठने शुरू हुए हैं। ठीक है, और उसके ऊपर गैस कलेक्ट हो रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये गैस कलेक्ट हुई और यहाँ पे गैस कलेक्ट हुई, है ना। तो आप देखोगे जो कैथोड, ये जो कैथोड है, कैथोड की तरफ जो गैस कलेक्ट हुई वो ज़्यादा कलेक्ट हुई और एनोड की तरफ जो गैस कलेक्ट हुई वो थोड़ी कम हुई।
तो कैथोड की तरफ जो गैस निकलेगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन, और जो एनोड की तरफ निकलेगी वो होगी ऑक्सीजन। क्योंकि आपने वाटर कर रहे हैं ना, तो वाटर जो आपका होता है, जो वाटर है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो तो वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसलिए आपकी एनोड में ऑक्सीजन निकली, कैथोड में हाइड्रोजन निकली। अब आपको पता है कि वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1, इसलिए दो हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो दुगनी है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। यही सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे वो कि कौन से इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस निकली, कौन सी गैस ज़्यादा है कौन सी कम है, ऐसा क्यों है, तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। तो उसका आंसर यही है। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, तो दोनों केस में गैस निकलेगी। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो आप बता दो कि कैथोड में हाइड्रोजन है, एनोड में ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कैथोड एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड, एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड, एट कैथोड डबल अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड सिंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तीसरा इन्होंने नेक्स्ट एक्टिविटी इन्होंने दी है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। उन्होंने कहा सिल्वर क्लोराइड ले लो 2 ग्राम, है, और उसको चाइना डिश, इसको प्याली जो अपन केमिस्ट्री के लैब में जो वो यूज़ करते हैं ना एपरेटस, तो जो चीनी मिट्टी की प्याली होती है उसको कहते हैं हम क्रूसिबल। इस क्रूसिबल में, या चाइना डिश भी बोल देते हैं, चाइना डिश में आपने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया। इस सिल्वर क्लोराइड को कुछ देर के लिए धूप में रख दो, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो क्या हुआ। तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, है ना। सिल्वर क्लोराइड को जब आप कुछ देर के लिए धूप में रख दोगे तो ये वाइट कलर का होता है, और कुछ देर में रखो तो ग्रे यानी कि ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, है ना। दिस इज ड्यू टू द क्योंकि सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया, टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में। तो ये भी एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन का है, क्योंकि एक बड़ा कंपाउंड 2 छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया है। तो इस तरीके से इन्होंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3-4 एग्जाम्पल को देके बताया है। ये पूछ लेंगे, ये लोग एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है। तो आपको लिखना है कि व्हाइट कलर से वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, और सिल्वर इज मतलब सिल्वर जो होगा वो आपका ऑक्सीजन वो हो जाएगा, इसलिए वो ग्रेइश कलर का रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल इन्होंने सिल्वर ब्रोमाइड का दिया। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी वही होगा, सलाइड में जब रखोगे तो सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाएगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, पहले कलर फोटोग्राफी नहीं होती थी, ब्लैक एंड वाइट वाली होती थी, तब हम सिल्वर ब्रोमाइड को इसी तरीके से यूज़ करते थे, हम अपनी नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। रील होती थी उसका फोटोग्राफ बनाना होता था तो हम इसी उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब तो हमें कोई भी चीज़ को डिकम्पोज करना है तो भैया एनर्जी तो देनी पड़ेगी, या तो तुम हीट एनर्जी दो, या फिर तुम लाइट एनर्जी दो, या इलेक्ट्रिक करंट पास करो, है ना। तो जब तो जो एनर्जी उसको देखते हैं वो कहलाता है। जैसे हीट एनर्जी दी तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कह देते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर लाइट एनर्जी देते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहला जाती है वो। तो जिस हिसाब से हम उसको एनर्जी देते हैं तो उस हिसाब का उसका नाम हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactions in which the energy is absorbed is known as endothermic reaction। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने एनर्जी दी तब जाके वो डिकम्पोज हुआ, यानी कि एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। इसके पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, इसके पहले हमने पढ़ी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 चीज़ आपने सीख ली कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। अब इन्होंने बोला टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। आपने 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाला, उसको मिक्स कर लो। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। व्हाट यू ऑब्जर्व, इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक है, वो ठंडा हो जाएगा, है ना, यानी कि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और डिकम्पोज होकर कुछ नया बना लेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन का। अब नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर तुम्हें बेसिक वो देखोगे ना फॉर्मूला, तो क्या होगा तुम्हारा, जैसे 2 कंपाउंड है वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि तुम्हारा एक चीज़ है ए बी, ठीक है, कैसे, जैसे ए बी है, ए बी, ये रिएक्ट कर रहा है सी डी से,
ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो C की जगह आ जाएगा A, तो ये बन जाएगा AD, और A की जगह आ जाएगा C, यानी कि ये बन जाएगा CB। तो यानी कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसने इसको कर दिया, तो AB की जगह बन गया CB और CD की जगह बन गया AD। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए पहले इसकी एक्टिविटी सीरीज भी रहती है। कौन सा आइटम किसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है। उसकी एक रिएक्टिविटी, एक टेबल आती है, रिएक्टिविटी सीरीज आती है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी 10th में इसका जिक्र नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो हम बस उतने में फोकस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन्होंने एक्टिविटी दी है, टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन की नेल्स लो, उसको अच्छे से सैंड पेपर से रब कर लो ताकि जो भी गंदगी है वो हट जाए। फिर आप 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक को A लिख दो, एक दूसरे को B लिख दो। दोनों टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दो। अब आप धागे से बांध के दोनों कीलों को उन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कर दो, और इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब B को आप 20 मिनट के लिए रखो, और एक तीसरी जो आयरन नेल है उसको आप अलग रख लो। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब marked as A and B in each test tube. Take about 10 ml of copper sulfate solution. The 2 iron nails with a thread, tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in a test tube B for about 20 minutes. तो टेस्ट ट्यूब B में दोनों कील को 20 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो, एक कील को अलग से रख दो। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट के बाद इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से इससे आयरन की कीलों को बाहर निकाल लो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर। अब जो कॉपर सल्फेट जो पहले ब्लू कलर का था, अब देखो अब उसका कलर क्या हो गया है, A और B दोनों टेस्ट ट्यूब में, और कंपेयर करो कि आयरन नेल्स जो डिप हुई थी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में उसका क्या हाल है, और जिसको डिप नहीं किया था उसका क्या हाल है। देखो इसको इन्होंने क्या किया, आपने 3 आयरन नेल्स ली थी, 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, एक A टेस्ट ट्यूब था, एक B टेस्ट ट्यूब था, दोनों में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। 2 आयरन की कीलें आपने B टेस्ट ट्यूब में डाली, एक को ऐसे छोड़ दिया, और एक तीसरी आयरन नेल आपने बाहर रखी। तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद, जो 20 मिनट के बाद जो B टेस्ट ट्यूब जिसमें आयरन की कीलें डिप थी, वो उस टेस्ट ट्यूब का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, जबकि A में जिसमें एक भी आयरन की कील आपने डिप नहीं करी है, वो जैसा ब्लू था वो वैसे ही ब्लू रहेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि जो आयरन की नेल को आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया था, वो किस तरीके की हो जाएंगी, वो ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की परत चढ़ गई है, जबकि जो आयरन नेल बाहर आपने एक तरफ रख दी थी, उसको डिप नहीं किया था, वो वैसी ही है जैसी थी, है ना। तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि रिएक्शन क्या होगी इसमें रिएक्शन क्या होगी, आयरन आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और वो कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बना लेगा। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, सल्फेट के साथ पहले कॉपर ऐड था, उसने कॉपर को हटा दिया और आयरन को ले लिया। जैसे आपकी क्लास में देखो, जो बच्चा ताकतवर होता है वो कमज़ोर बच्चे को उसकी सीट से हटा देता है कि हटो यहाँ से, हम बैठेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। ठीक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है। जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देता है कि तुम हटो, मैं इसके साथ कंपाउंड बनाऊंगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा के खुद ने आयरन का आयरन सल्फेट बना लिया, और कॉपर सल्फेट की जगह वो कॉपर बन गया। तो एक ने दूसरे की जगह ले ली, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो जिंक को कॉपर सल्फेट में जब डालोगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को हटा के खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर हला कर देगा। तीसरे एग्जाम्पल में देखो, लेड जब तुम्हारा कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड कॉपर से भी ज़्यादा एक्टिव है, तो कॉपर को हटा देगा और खुद लेड क्लोराइड बना लेगा। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके केस में आप ये वाले एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एक्चुअली जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का जो वो होता है रूट इक्वेशन, वो क्या होती है कि आपका A होता है प्लस आपका BC होता है, राइट।
जब ये रिएक्शन होता है तो ये AC बन जाता है और B निकल जाता है। ये इसकी बेसिक इक्वेशन होती है कि ताकतवर वाला ने इसको हटा के अलग कर दिया, खुद ने कंपाउंड कर दिया। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जैसे इस वाले केस में, तो आपका AB होगा और BC होगा, सॉरी AB होगा और CD होगा, ठीक है। AB होगा, एक मिनट, आपका AB डबल डिस्प्लेसमेंट और CD होगा। AB की जगह आपका बन जाएगा CB और CD की जगह बन जाएगा आपका AD, मतलब ये उसकी जगह आ जाएगा, वो उसकी जगह आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, में दोनों ने एक दूसरे को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लो, एक में सोडियम सल्फेट लो, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लो और दोनों को मिक्स कर दो, देखो कि क्या हुआ। तो आप देखो कि बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा बेरियम सल्फेट का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऐसे बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है, बेरियम सल्फेट का, यानी कि सल्फेट के साथ बेरियम जुड़ गया तो सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट बन गया, क्लोराइड की जगह बेरियम की जगह क्लोराइड में बेरियम की जगह सोडियम ऐड हो गया, तो आपका बेरियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड मिल गया। मतलब सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। What causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium and the other product formed is sodium chloride which remains in the solution. तो जो white PPT बना ना, वो पूछ लेंगे कि white PPT क्या की बनी थी, white PPT बेरियम सल्फेट की बनी थी, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो रिएक्शन था वो डबल डिस्प्लेसमेंट का था, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड के एलिमेंट्स ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया था। अब इन्होंने एक और रिएक्टिविटी जो पहले हमने की है एक्टिविटी 1.2 उसको रिकॉल करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया था, है ना, तो क्या हुआ था, तो हमने देखा था येलो प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का। तो ये भी जो एग्जाम्पल था ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट का था, है ना। इसमें क्योंकि आप अगर इसको देखोगे, आप ध्यान से देखो इसको, जब हमने एक्टिविटी 1.2 थी ना, तो लेड आयोडाइड आपका लेड नाइट्रेट से रिएक्ट किया था। तो क्या उसने किया था कि पोटेशियम ने लेड को हटा के खुद तो बन गया था पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड ने आयोडीन से इसको पोटेशियम को हटा के खुद लेड आयोडाइड में बदल दिया था। मतलब पोटेशियम ने लेड की जगह ले ली, लेड ने पोटेशियम की जगह ले ली, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था। और इसमें हमने देखा था कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था आपका लेड आयोडाइड का, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने इसमें बताई है। फिर लास्ट रिएक्शन उन्होंने बताई है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब एक चीज़ रिड्यूस होगी तो दूसरी ऑक्सीडाइज होगी, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन। RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम देख रहे हैं क्या होती है। इन्होंने बोला कि हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश लो, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल दो और आप देखो क्या हुआ। द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर। तो ऊपर सर्फेस में तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जब आपने एक प्याली में कॉपर लिया और उसको आपने हीट किया, तो आप देखना उस पर ऊपर परत एक काले पाउडर की बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो कॉपर है वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगी, और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained. अब तुम्हारा जो ये कॉपर ऑक्साइड बना, अगर इसके ऊपर तुम हाइड्रोजन पास कर दोगे ना, तो ये दोबारा ब्राउन कलर का कॉपर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। यानी कि क्या हुई, उसने ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो पहले केस में आप देखो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे केस में आप देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम 2-3 तरीके से बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है। दूसरे तरीके से हम ऑक्सीडेशन कैसे क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। तीसरा तरीके से हम ऑक्सीडेशन कैसे बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन में नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है, और रिडक्शन में आपका जो नेगेटिव वो है वो रिलीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है, माइनस होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल ऐड होता है। तो इस तरीके से 2-3 तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है।
इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई भी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है यानी कि हमने कहेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है, और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ऐड हुई है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, जो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से हुई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया, और वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन लूज करी तो मतलब ऑक्सीजन बाहर निकाल दी यानी कि वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से बाहर निकली वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और रिएक्शन कहलाएगी रिड्यूसिंग रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, तो जब आप रिएक्शन होता है, जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन कार्बन से निकल के हाइड्रोजन में लग गई, इसलिए हाइड्रोजन तो वाटर में कन्वर्ट हो गई और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन उसमें से निकल गई, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई क्योंकि हाइड्रोजन उसमें वाटर ऐड हो गया। तो अगर कभी भी रिएक्शन होती है तो अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है तो दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट हो रही है, तो जिंक से ऑक्सीजन निकल गई और वो जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया, मतलब जिंक ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो गया, और जबकि वो ऑक्सीजन कहाँ में आके लग गई, कार्बन में आके लगी, यानी कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जबकि जिंक आपका रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जिंक ऑक्सीजन निकल रही है। ऐसे नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस, और वो हाइड्रोजन में ऐड हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। In reaction 1.31, carbon is oxidized to carbon monoxide, zinc oxide is reduced to zinc. In reaction 1.32, HCl is oxidized to chlorine. ठीक है, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. तो from the above example, if a substance gains oxygen और loses hydrogen, तो है ना, तो वही चीज़ इन्होंने बोल दी कि अगर सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया या हाइड्रोजन लूज किया तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन या गेन्स हाइड्रोजन तो फिर इसको क्या करेंगे, उसको इट इज़ रिड्यूस्ड। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen and gains hydrogen then it is reduced. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडाइज्ड कब होता है और रिड्यूस्ड कब होता है? ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, now reactivity 1.1, where a magnesium ribbon burns with dazzling flame in air oxygen and changes into white substance magnesium oxide, it is magnesium being oxide है ना। पहली एक्टिविटी में हमने देखा था कि मैग्नीशियम को जब आपने ऑक्सीजन बर्न किया था तो मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम जो हुआ था वो ऑक्सीडाइज हो गया था, राइट। तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ में भी हम कुछ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देखते हैं। पहला होता है कोरोजन, किसी भी मेटल का खराब हो जाना उसको कोरोजन कहलाता है। जैसे आयरन आर्टिकल्स को आपने जब नया लाते हो तो कैसे शाइनी होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हो उसमें रेडिश ब्राउन कलर की जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है ना, इसी को हम रस्टिंग कहते हैं। उसी तरीके से कॉपर और सिल्वर भी होता है। जब हम सिल्वर बहुत दिन तक पहन रहे थे, सिल्वर की पायल मम्मी वगैरह पहनती हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद काली पड़ जाती है। सिल्वर के बर्तन हम यूज़ करते हैं या कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं तो कॉपर हरा हो जाता है और सिल्वर क्या होता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो यानी कि क्या हो गया, वो कोरोड हो गया। तो जब इनके ऊपर कोई कोटिंग चढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो जब किसी भी मेटल में उसके आसपास के सब्सटेंस अटैक कर देते हैं तो कहते हैं कि वो मेटल कोरोड हो गया है, और जो प्रोसेस है वो कोरोजन कहलाता है। ठीक है, कोरोजन से क्या होता है, जैसे कार की बॉडीज डैमेज हो जाती हैं, ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स खराब हो जाती है। इसलिए आपने देखा इन सबको हम लोग एक रेड पेंट से पेंट करके रखते हैं ताकि आयरन जो है हमारा वो पानी के और ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके और रस्टिंग ना हो। ठीक है, और इससे क्योंकि कोरोजन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा मेटल आपका ख़राब होता है, तो हमको उसको बचा के रखना होता है। उसी तरीके से एक दूसरा टर्म होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है का मतलब ये होता है सड़ना, ख़राब होना।
क्या चीज़ खराब होती है तो रेंसिड वर्ड यूज़ करते हैं। जब आपका घी और तेल बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें से एक अजीब सी बदबू सी आती है, एक अजीब सा टेस्ट उसका बदल जाता है, कड़वा सा, और बदबू सी भी आती है, इसी को हम रेंसिड कहते हैं। कभी बटर को 4-5 दिन के लिए बाहर छोड़ देना, फ्रिज में मत रखना। आप देख रहे हैं ना कि बटर में से एक गंदी सी स्मेल आएगी, जो गंदी सी स्मेल आ रही है वो क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया है और वो ख़राब हो गया है ना। इसलिए जब भी हम जो पैकेज्ड फूड लाते हैं, जो चिप्स विप्स लाते हो, उसको तुमने देखा कितने अच्छे से उसकी चिप्स का पैकेट में उसको पैक करके देते हैं। जो हम इस तरह के जब चिप्स के पैकेट जब पैक करते हैं, बैग बनाते हैं चिप्स का, तो उसमें नाइट्रोजन की हवा भी थोड़ी, नाइट्रोजन गैस थोड़ी डाल देते हैं। क्यों? ताकि चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो। अगर वैसे तुम चिप्स तल के कुछ देर के लिए बाहर रख दोगे 2-4 दिन के लिए, तो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो चिप्स का पैकेट बाजार में मिलता है, जब आप पैकेट खोलते हो तो वो चिप्स एकदम फ्रेश निकलती है, वो ख़राब नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो चिप्स को पैक करते वक्त वो उस पैकेजिंग में थोड़ा सा नाइट्रोजन की गैस भी डाल देते हैं, ताकि आपका चिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके और वो रेंसिड ना हो, वो ख़राब ना हो, उसका घी तेल महके ना। ठीक है, तो ये होती है रेंसिडिटी। अब ये तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैं अलग से वीडियो में करूँगी। तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा 1 शॉट है, 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इसमें हमने सारा चीज़ देख लिया है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। आपका एक क्विक रिवीजन है। जिन बच्चों को भी ये चैप्टर अच्छे समझ में नहीं आया है, वो इस वीडियो को लेके एकदम अच्छे से अपनी तैयारी कर लो। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली, किस तरह से लिखते हैं, फिर हमने उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये भी सीख लिया। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस भी पढ़ ली। इसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी देखा हमने। ठीक है, तो अब ये सारी एक्सरसाइजेज और उसके इंटेक्स क्वेश्चंस आप करो, जहां डाउट होगा वहां पूछो, नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं इन सब का सोल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।